चलो टॉपिक डालिए, लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आशुतोष इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। आप सब ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जाना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, सबको पता है ये बात। बेटा बात पहले आएंगे, हालचाल लेंगे एक दूसरे का, और बताओ कैसा गया दिन, पहले ये सब करेंगे। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, तो मैंने टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था, ठीक है। अब भैया जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन देखो, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता ही है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। The standard electrode potential values of transition elements metals, the standard electrode potential values of transition metals do not possess a regular trend। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज्यादा कोई कम। do not possess a regular trend, any regular trend, समझ गए। इनमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जीज में भी कोई रेगुलर ट्रेंड है नहीं। देखो, बिकॉज देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने में भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं, ठीक है। समझ गए? बहुत बढ़िया। फिर सेकंड पॉइंट लिखो। एक तो पहला पॉइंट हो गया कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कॉपर, अगर आपको याद हो के नाका लीके नाका मग अल सन फी पब सन भाग। अब आपको पता है सबको ना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इनके ऊपर जितने भी हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये एनोड का काम करते हैं, और जितने नीचे उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कैथोड का काम करते हैं। सही है, रिलेटिवली। तो जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, हमने देखा बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, मतलब कॉपर को छोड़ के बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? देखो, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, first transition series, all the elements except copper in first transition series, all elements except copper possess, all elements except copper possess negative reduction potential values, negative reduction potential values। ठीक है, कॉपर का प्लस होता है, बाकी सबका नेगेटिव रिडक्शन होता है। चलो बढ़िया, सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज। इसके बाद लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगला ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा बातें नहीं करो।
हाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कह लें तो अलग, देखो ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। पहली ऑर्बिटल है ही उनमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खूब सारे हैं ही उनमें। क्या लिखोगे इसमें? मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे 3D सीरीज वालों की बात करें, बात समझिएगा। 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स के नाम बताओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये याद कर लीजिएगा है। अब हम बताएं तो भैया सबके में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3, स्कैंडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी हैं? +2 +3। टाइटेनियम की +2 +3 के साथ टाइटेनियम की +4 भी आ जाएगी। अब समझो क्यों ऐसा, और बता दे पहले तो। +2 +3 +4 +5 तक जाएगी, सही है। क्रोमियम की +2 +3 +4 +5 +6 तक चली जाएगी। मैंगनीज की भी सेम टू सेम 2 3 4 5 6 7 तक जाएगी। अब कम होती चली जाएगी क्योंकि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते चले जाएंगे, कम। आयरन की +1 +2 +3 और +6, +3 और इसी तरह इनकी भी अब कम होती चली जाएगी। कॉपर की +1 +2, जिंक की +2, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बढ़ रही है और फिर क्या हो रही है, घट रही है। क्यों? देखो आपको बता दें अपना मैंगनीज, जैसे मैंगनीज है तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर बायोक्लास छूटी नहीं थी क्या? थी ही नहीं, फिर भी गायब है। देखो अच्छा, आर्गन 3d5 4s2, सही है। अब होता क्या है कि इन सभी में, इधर ध्यान देना, यश देखना बेटा, इन सभी में NS2 N-1D या NS(N-1D) होगा, सब में होगा नहीं। और NS और N-1D शेल्स की एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। क्या बोला, समझ में आया? NS ऑर्बिटल और N-1D ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। और एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है इसलिए ये दोनों ही जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना। भाई इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, इसलिए NS और N-1D दोनों ही कंट्रीब्यूशन देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ। इसीलिए खूब सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कह रहे थे मैंगनीज के बारे में, तो मैंगनीज में 3D कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, और S में कितने हैं? 2, और P खाली होता है, सही है। तो भैया पहले तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, देखो 2 +2, एक और निकालोगे 3, एक और निकालोगे 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं और ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये NS और N-1D के बीच का एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, और एनर्जी का डिफरेंस कम है तो दोनों ही फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं, सही है। फिर बढ़ेगा इधर, घटता चलेगा, समझ गए? तो 3D सीरीज में
3D सीरीज में किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है? मैंगनीज की। 4D सीरीज में इसी वही इट्रियम से लेके कहां तक, कैडमियम तक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उसमें रदरफोर्डियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सबसे ज्यादा होगी। रूटीनियम क्या है? रदरफोर्डियम। रूथेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक जाएगी, सही है। और फिर 5D सीरीज में, 5D सीरीज कहां से कहां तक थी? ला हफ्ता वर्नर रे ओसामा इधर पिटेगा और हंसेगा, ये अपना मर्द, ये याद करने को कर दो। ला हफ्ता वर्नर रे ओसामा इधर पिटेगा और हंसेगा, अगर याद करने का मन करे तो कर लेना, ठीक है। हाँ भैया, तो 5D सीरीज में ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक जाती है, याद रख लेना ये चीजें। क्या बोला हमने? 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी सबसे ज्यादा है? मैंगनीज की। 4D सीरीज में रूथेनियम की और 5D सीरीज में ऑस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है। +7 +8 +8 लिख लो अपने हिसाब से जो लिखना है। रीजन लिखवा देगा पहले ये लिखो। ठीक, देखो ये इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो हो रही हैं, उसका रीजन लिखो। रीजन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हाँ, ऑस्मियम, देखो the electronic configuration of transition elements, the electronic configuration of transition elements is of the type, the electronic configuration of transition elements is of the type A n-1 d 1 से लेके 10 ns 1 से लेके 2 is of the type A, n-1 d 1 से लेके 10 ns 1 से लेके 2, ठीक है, समझ गए? स्टॉप। The energies of n-1 d, the energies of n-1 d के फॉर्म रख दो बेटा, and ns orbitals are very close to each other, n-1 d and ns orbitals are very close, n-1 d और ns की एनर्जी क्या है? बहुत करीब करीब है। therefore both of them are available for bond formation, therefore both of them are available for bond formation, therefore both of them are available for bond formation, समझ गए? दोनों से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। सब लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, देखो some important points, अच्छा देखो सब में जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो सब में है? +2, तो लिखो +2 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखो पहला पॉइंट +2 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट,
ऑफ 3D सीरीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोस्टली आयोनिक। ये जो 2 वाले और 3 वाले हैं ये क्या है, आयोनिक है। +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर आयोनिक। मतलब जैसे ही ऊपर जाओगे ये आयोनिक, तो ये वाली क्या होंगी, कोवेलेंट। भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान थोड़ी है, शेयर ही करना पड़ेगा। कहां से लाओगे उतनी एनर्जी, ठीक है। देखो, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, the highest oxidation states of transition metals, the highest oxidation states of transition metals are found in their fluorides and oxides. The highest oxidation states of transition metals are found in their fluorides and oxides. उनके फ्लोराइड्स या उनके ऑक्साइड्स में ही इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। फिर देखो, the stability of given oxidation state, the stability of given oxidation state depends upon the nature of elements, depends upon the nature of elements with which they combine, depends upon the nature of elements with which they combine। समझ गए सब लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर अगला लिखो, देखो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस हाँ टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ठीक है। देखो सभी लोग, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे एक्वस स्टेट में हो, उनमें कलर होगा। देखो, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, most of the compounds of transition metals, most of the compounds of transition metals are colored both in solid and aqueous state, ठीक है। चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो, दोनों ही केसेस में ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कलर्ड, सही है। अब आप लोग को एक थ्योरी समझाएंगे हम। वैसे ये थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगले चैप्टर में है ये थ्योरी, लेकिन क्या करें उसके बिना ये समझ में भी नहीं आएगा। चलो देखो, अभी समझ आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझाया, अभी समझा दे। देखो, कलर का रीजन क्या है, कहां से आता है ट्रांजिशन कंपाउंड्स में कलर, सही है। तो पहले तो सिंपल सा सीधा सा रीजन है डी ट्रांजिशन। अब ये डी ट्रांजिशन क्या है, हाँ, डी से डी में ट्रांजिशन का मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का आना जाना,
क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। अब ये होता कैसे है? इस टॉपिक को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पोटेशियम कंपाउंड में। फिलहाल आपको हम मोटा माटी ज्ञान दे देते हैं, ठीक है, आउटलाइन दे देते हैं, फिर देखा जाएगा बाद में। समझ आ जाता है तो अच्छी बात है। सही। एक कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पकड़, एक कोई हम कॉम्प्लेक्स पकड़ लेते हैं। हमने एक कॉम्प्लेक्स पकड़ लिया K4 FeCN होल 6, ठीक है, बहुत कॉमन सा कॉम्प्लेक्स है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो आयरन है, ठीक है, आयरन का एटॉम कहाँ बेटा? भूल गई थी क्या? हॉस्पिटल से बैठी, अच्छा बैठी। स्कूल गई थी? नहीं गई थी, कल गई थी। इधर देखो शिखर, आयरन का एटॉमिक नंबर बताओ शिखर। 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D6 4s2, सही है। अब बेटा इधर देख, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। कितने पोटेशियम है? 4 × 1। आयरन का क्या मान लेते हैं? जिसका निकालना हो x मान लो। साइनाइड कितने हैं? हर साइनाइड का -1 इक्वल x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? तो इस कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है कहता भैया, ठीक है। अब समझो, तो हम ग्राउंड स्टेट, देखो समझना, ये CFT के हिसाब से बता रहे हैं, BBT के हिसाब से नहीं। आयरन के ग्राउंड स्टेट में 3D कितने हैं? 6। सही है। तो आयरन के ग्राउंड स्टेट में 3D 6 4s2, लेकिन यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 का मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो सिर्फ क्या बचेगा? s में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो 3D 6 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, लेकिन अभी इनको मत भरो। ये ऑर्बिटल्स हैं, d के 5 ऑर्बिटल्स हैं। d के 5 ऑर्बिटल के नाम पता है हम लोग को? dxy, dyz, dzx, dx² -y² और dz²। ये 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स हैं। क्या बोला मैंने? डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स हैं। इस टाइम पे इनकी एनर्जी लगभग बराबर है। और जब सुना, जब साइनाइड एक लिगैंड है, वो आगे कॉम्प्लेक्सेशन पढ़ेंगे, अटैकिंग रिएजेंट है। जब साइनाइड आयरन की तरफ अप्रोच करता है तो आयरन के जो ये d ऑर्बिटल्स हैं, ये एक हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। 1 2 3 4 और ये क्या हो गए? हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये अब यहां से ये स्प्लिट हो जाएंगे। इसके बाद ये क्या कर जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं T2G और EG ग्रुप्स में। ये सब आगे है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है, परेशान मत होइए, तब समझ आ जाएगा। ये 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स T2G और EG के ग्रुप में टूट जाते हैं। मतलब dxy, dyz, dzx अलग हो जाएगा, dx² -y² और dz² क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन कि 6 लिगेंड है कि 4 लिगेंड है, बात की बात होगी। अब हम लोग क्या करना है? इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को इनमें भरना है। सुन रहे हैं ना मेरी बात? 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6 भर दी। सही है, ऐसे भी भर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, वो सब CFT के अंदर जाएगा। हमें उन सब चीजों से अभी मतलब नहीं है। हम मेन बात क्या समझा रहे हैं कि होगा क्या, ये सारा नाटक होने के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको,
ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साइनाइड के आ जाने की वजह से एनर्जी खींचेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कहीं से, एनर्जी एब्जॉर्ब करने से वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वहां रुकेगा 10⁻⁸ सेकंड, पता है ना आपको। उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो बोहर का कहना था कि एनर्जी का रिलीज होगा कलर के रूप में, वेवलेंथ रिलीज होगी E = hν। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आया, एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में आया, dd ट्रांजिशन किया, तब उसने एनर्जी का रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ कलर वेवलेंथ। वही कलर इस कॉम्प्लेक्स में दिख जाता है। और ये पूरी की पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, तो हमने अभी बता दी है, अभी ये पूरी की पूरी जो है अगले चैप्टर में है। तो समझे हम क्या कहना चाह रहे थे। dd ट्रांजिशन क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड जाएगा, वहां से फिर नीचे आएगा और कलर रिलीज करेगा, जिससे कलर क्या क्रिस्टल क्या बन जाएगा। तो ये dd ट्रांजिशन हमने आपको बताया। अब इसमें एक जरूरी बात क्या है, अगर मान लो ये d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली खाली हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा पाएगा? और जब ऊपर ही नहीं जा पाएगा तो नीचे क्या आएगा, और जब आएगा नहीं तो कलर नहीं शो करेगा। तो अगर d ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, मतलब ट्रांजिशन मेटल या आयन, पूरी तरीके से d खाली है तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा, या पूरी तरीके से भरा है तो भी dd ट्रांजिशन नहीं होगा। पूरी तरीके से क्या है, भरा है, ऐसे भरा है पूरी तरीके से, या तो पूरी तरीके से खाली है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं होगा, या पूरी तरीके से भरा है, जगह ही नहीं है ट्रांजिशन होने के लिए। तो दोनों ही केसेस में जो आयन होगा वो क्या होगा, कलरलेस। नहीं समझ पाए मेरी बात? अच्छा भैया क्या लिखवाया इसमें ये तो बताओ। अगले चैप्टर लिख दो, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका रीजन लिख लो, कलर क्यों आता है, dd ट्रांजिशन। अब ये सब लिखने का मन कर रहा है, लिख लो अपने हिसाब से लिख लो। हाँ भैया सब लोग, तो एक बात नोट करके लिख लो, क्या कह रहे थे हम, नोट करके लिखो। बोले those transition metal or ions, those transition metals or ions, those transition metals or ions which possess completely filled, which possess completely filled or completely empty d orbital, possess completely filled or completely empty d orbitals are colorless, are colorless। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उनमें कलर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताओ, स्कैंडियम +3, कॉपर +2, जिंक +2, किसमें कलर होगा, कौन कौन कलरलेस होगा? तो पहले तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। सुनो ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d14s2। अब अगर स्कैंडियम +3 की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 + 1 3, और सिर्फ क्या बचेगा, तो 3d 0 हो गया। इसका मतलब स्कैंडियम +3 क्या हो गया, कलरलेस हो गया। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 29। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है,
3d10 4s1। अब इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये 3d9 हो जाएगा, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना इसमें। आज तो देख रहे हो ना बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मतलब dd ट्रांजिशन होगा, मतलब ये कलर्ड होगा। तो कॉपर डाई प्लस का कलर क्या होता है? पेल ब्लू या ब्लू कलर होता है। जिंक एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 30, मतलब आर्गन 3d10 4s2। अब 2 निकलेंगे मतलब इसमें से निकलेंगे ना, तो ये क्या बन गया? आर्गन 3d10। सही है। और आर्गन 3d10 का मतलब कंप्लीटली फिल्ड, मतलब ये भी क्या हो गया? कलरलेस या व्हाइट कलर का होता है जिंक। जिंक आयन साइन क्या होता है? व्हाइट होता है। आ गया समझ में? लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी पहला लिखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अरे ये फिजिक्स में अभी अभी पढ़े तो थे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वीकली अट्रैक्ट होंगे वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है। कौन होंगे? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते जाएंगे तो वो फेरोमैग्नेटिक भी हो जाएंगे। सही है ना, सबको पता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। तो लिखोगे क्या? देखो, most of the transition metals and their ions show paramagnetic behavior because of the presence of unpaired electrons in their d orbitals. Because of the presence of unpaired electrons in their d orbitals. ठीक है। देखो, पैरामैग्नेटिज्म लेफ्ट से राइट बढ़ेगा पहले और फिर घटेगा। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये इसमें डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। इसमें कितने होंगे? इसमें 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 3 2 0 0, मतलब डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। सही है। अब देखो बेटा सब लोग, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले मैंगनीज तक बढ़ रहे हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर मैंगनीज तक क्या होगा, और फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटने से पैरामैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? यही लिख लो। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज, on going from left to right in transition series, due to increase in number of electrons till midway, due to increase in number of unpaired electrons till midway, paramagnetism increases
ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेस and then goes on decreasing पहले बढ़ता है और फिर धीमे धीमे क्या हो जाता है, then goes on decreasing। आगे समझ में? अब पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने के लिए कौन सी यूनिट काम आती है? किसी भी एटम एलिमेंट का पैरामैग्नेटिज्म नापने के लिए कौन काम आएगा? मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2 बोहर्स मैग्नेटॉन। सही है। और फिजिक्स में इसी साल आप लोग ने पढ़ा है एक बोहर का मैग्नेटॉन क्या होता है, याद है? वो उस दिन हमने रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम बताया था। तो उसके बाद कहाँ गए थे? बैंक गए थे। अच्छा, अरे वो कॉपी में लिखा है वो ना EH/4πmc। एक बोहर्स के मैग्नेटॉन की जो वैल्यू होती है, बोहर मैग्नेटॉन मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट नापने की यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है EH/4π मास इनटू c। डिराइव करवाया था उस दिन भाई फिजिक्स में, लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? भैया ने जो पढ़ाया हो हमको थोड़ी पढ़ना है घर जाके। पढ़ा था प्रियम? उसी दिन तो गायब हो गई होंगी, है ना? वीडियो नहीं आया था? क्या बात कर रहा है? मतलब बाद में तो आया होगा, आया ही नहीं है इसका वीडियो। अरे ये वाला टॉपिक यार, ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की तरह काम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की तरह काम करेगा, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट था और एंगुलर मोमेंटम था। मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट निकलवाया था हमने। m = I × a। I को क्या लिखा था? q/t, t को 2πr/v, a को πr²। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया था? EVR/2, J = MVR से डिवाइड कर दिया था। नहीं याद है? पढ़ा ही नहीं है तो कहां से याद होगा? बटे तुमको एकदम दिमाग में सन्नाटा भरा है आप लोगों के। शून्य का आविष्कार भारत ने किया है, भारत के आप लोग सब लोग वासी हो एकदम। तो बोहर क्या हुआ प्रियम? बोहर्स मैग्नेटॉन। चलो अच्छा ठीक है, छोड़ो, इधर आते हैं अपने टॉपिक पे। ये भी आप 4 दिन बाद भूल जाना, ठीक है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? n। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ। अगर हम आपसे कहें कि मैंगनीज +2, कॉपर +2 और आयरन +3 अखंडा को पैरामैग्नेटिज्म के बढ़ते क्रम में सजाओ, तो सजा दोगे? कैसे सजाओगे? हाँ शेखर। अच्छा मैं डायरेक्ट कर दिया, पैरा वो नहीं देखे पहले। ठीक, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैंगनीज कितना होता है? 25, 3d5 4s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कितना बचेगा? 3d5 मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। कॉपर +2 का मतलब हो गया 3d9। 3d9 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? एक ही होगा। और Fe+3 का मतलब क्या होता है? Fe का मतलब हो गया अपना 3d6 4s2, है कि नहीं? 3d6 4s2 और 3 निकल गया तो कितने बचे? 3d5 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो इसका क्या मतलब हुआ? इनका पैरामैग्नेटिज्म लगभग बराबर है और इसका सबसे कम है। आया कि नहीं आया समझ में? वो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जो लिखना हो अपने हिसाब से लिख लो। लिखो, नोट करके एक बात लिखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस
ये तो है, ये पूरा लिख लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस is the cause of paramagnetism in d orbitals. Electronic spin around the nucleus of atom is the cause of paramagnetism in transition elements. Cause of paramagnetism in transition elements. ठीक है, सब लोग समझ गए? और ये वाला टॉपिक फिजिक्स में था, एक बार रिवाइज कर लो पड़ेगा। चलो इसके बाद लिखिए बेटा अगला प्रॉपर्टी लिखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज अच्छा, ज्यादातर आप लोगों ने बेटा सुना होगा फाइनली डिवाइडेड आयरन हेबर्ट्स प्रोसेस में निकल या प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन में, है कि नहीं है? सुन रहे हो? कॉपर का इस्तेमाल करते हैं कई रिडक्शन प्रोसेसेस में, और जिंक का यूज होता है, ZnCl2 का यूज होता है। भाई ZnCl2 का इस्तेमाल होता है ना, लुइस एसिड की तरह काम करता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल होता था। किसका किसका इस्तेमाल होता है? V2O5 का तो कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए काम आता है, और भी जगह यूज होता है, होता होगा। हाँ। अच्छा बेटा इधर देखो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, मोटा माटी बात, कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स या फिर वो खुद कई जगह पे कई केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? many of the transition metals and their compounds, many of the transition metals and their compounds act as catalyst for a number of reactions, समझे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट का काम करते हैं, सही है? एग्जांपल दोगे? पहले रीजन लिख लो फिर एग्जांपल देना। चलो पहले रीजन क्यों देते हैं। रीजन पहला लिखो, इसमें प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स। एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। तीसरा लिखना, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए? ये तीन कारण हैं। डी ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी है, और कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्सेस भी इसी वजह से बना सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, सेकेंडरी रीजन। भैया सुन रहे हो? समझ आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है?
है तो बोरिंग थोड़ा, तो इनऑर्गेनिक आप क्या ही कर सकते हो, रटना ही है आपको घर जाके ये सब चीजें। सही। देखो सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल लिख लो जहां पे ये एलिमेंट्स जो हैं कैटलिस्ट का काम करते हैं। देखो फाइनली डिवाइडेड आयरन इन हेबर प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, फाइनली डिवाइडेड आयरन इन हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इन कांटेक्ट प्रोसेस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसमें ओलियम भी बनता है H2S2O7, याद है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इन कांटेक्ट प्रोसेस, हाँ एजोडाइट तो कपलिंग वो अलग चीज। कांटेक्ट प्रोसेस में ओलियम बनता है, याद है किसी को? Cr2, अच्छा, हाँ और लिखो जरा, TiCl4, TiCl4 in the manufacturing of high density polyethylene। TiCl4 कैटलिस्ट का काम करता है हाई डेंसिटी झिल्ली बनाने में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन से क्या क्या बनता है पता है? घरों की टंकी, पाइप्स, घरों की पानी की टंकी नहीं होती ऊपर रखी होती है, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, घनत्व वाली झिल्ली। लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब झिल्ली, पॉलीइथीन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मकड़ी, अच्छा बहुत बढ़िया। चलो देखो अगला, देखिए अगला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब पूरा का पूरा अगला चैप्टर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, चलो नजरें बोर्ड पे रखो। देखो ट्रांजिशन भैया, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं कई सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। भाई K2HgI4 का नाम जानते हो? ये पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट है, इसको कहते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। ये आपकी लैब्स में पढ़ा होगा, बहुत उपयोगी चीज है, देखा है नेस्लर्स रिएजेंट, ये वहां वाली कोचिंग में भी पढ़ा हुआ है, उधर वाले कोई बच्चा लेके आया था, ठीक है। हाँ नेस्लर्स रिएजेंट हो गया। कल एक आप लोग को मॉलिक्यूल बताया था K2PtCl6 इज नोन, याद है? हाँ पोटेशियम हेक्साक्लोरिडोप्लैटिनेट। इसी प्रकार और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, और अपना ये K4FeCl6, अच्छा जरूरी नहीं K4 हो, बहुत चीजें हो सकती हैं, तमाम जो आपको लगाना हो वो लगा लीजिए। हमारा मतलब क्या है, ये भी है NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। तो ये सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स है ना। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या बना सकते हैं? बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस। पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड है, अगला वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो transition elements, transition metal ions form large number of complexes. Transition metal ions form large number of complexes because ठीक है,
पहली बात तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयन होते हैं उनका साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज। छोटे साइज की वजह से उनकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिससे वो आयंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। छोटा साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, हाई न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, छोटा साइज, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये रीजन है कि ये कॉम्प्लेक्सेस बना पाते हैं। पूरा चैप्टर है, अगला डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला आनंद भैया समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा लिखवा रहे हैं। अब इनऑर्गेनिक में यही सिस्टम ही यही है, इनऑर्गेनिक में लिखना ही लिखना है, यादें याद करना है। फिजिकल नहीं है कि न्यूमेरिकल कराते चले जाओ, खत्म चैप्टर। बेटा इतने होशियार आप लोग होते तो हम काहे आप लोग को पढ़ा रहे होते। बुक में जो हम मार्क करा दें, बुक में मार्क कराएंगे और जब पेपर आएगा तो बुक लिखेगी और मार्क किया हुआ लगेगा कि अरे सब तो मार्क है? देखो, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, बस यार ये 2-3 चैप्टर है लिखने वाले, लिख लो, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक में आ जाओगे, फिर याद करना रिएक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक तो पसंद है ना तुम लोग को? हाँ भैया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। सबसे पहले तो इंटरस्टिशियल याद है, खाली जगह, जैसे जहां 4 लोग बैठे हैं वो आपकी लैटिस जगह है। जैसे भैया जी बैठे, भैया जी बैठे, भैया जी बैठे, भैया जी बैठे, इन 4 लोगों की जो इनकी अपनी जगह है, ये कौन सी साइट है इनकी? लैटिस साइट है। ए बी सी डी की लैटिस साइट है। मान लो कि ये ट्रांजिशन मेटल की लैटिस साइट है, सही है। अब इनके बीच में जो सीट खाली पड़ी हुई है वो सीट है इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। तो इंटरस्टिशियल साइट खाली है, तो यहाँ पे भैया इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे एटम्स को ऐड करके। कार्बन ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐड कर दो इनकी साइट पे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये कंपाउंड जो बनेगा वो कौन सा कंपाउंड होगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड होगा। बोलो बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, interstitial compounds are those compounds, interstitial compounds are those compounds which are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen get trapped with hydrogen, carbon, nitrogen, small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen get trapped inside the crystal lattice, get trapped inside the crystal lattice, get trapped inside the crystal lattice of metals. देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स करते क्या है, कहां से क्या काम करते हैं? सुनो बेटा, जैसे अगर हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एलॉय फॉर्मेशन पढ़ा है। एलॉय क्यों बनाए जाते हैं? लोहे को लचीला और मजबूत रखने के लिए उसमें मैंगनीज मिला देते हैं, स्टील बनाने के लिए।
मतलब कहने का ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सुनना बेटा, आयरन जैसे है तो आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है। अब इसके अंदर हम लोगों ने इंटरस्टिशियल साइड पे कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी, तो इस आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि उसका लचीलापन, उसकी हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम के एलॉय से बनता है कौन, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो बनता है या एरोप्लेन जो बनते हैं वो एल्यूमिनियम के एलॉय से बनते हैं ना। अब एल्यूमिनियम हल्का होता है और उसका एक एलॉय बनाओगे तो एल्यूमिनियम में मजबूती लानी पड़ेगी, लचीलापन की जरूरत नहीं, मजबूती लानी पड़ेगी, हल्का रखना पड़ेगा, इसलिए एल्यूमिनियम का एलॉय बना लेते हैं। उसी प्रकार इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, लिखो ट्रांजिशन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है इस वजह से। ट्रांजिशन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस, रिजिडिटी, ट्रांजिशन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हार्डनेस, रिजिडिटी, डेंसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी पे असर पड़ता है। सही है?